तो स्टूडेंट्स चलिए फिर हम लोग अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया का चैप्टर शुरू करते हैं। यूरोप हमने ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर लिया है, उसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आप लगाइएगा। आगे हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ इसके एमसीक्यू। जब हम अपने सभी ऑलमोस्ट कंटिनेंट्स को पूरा कर लेंगे तो हम सभी को के जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे। खैर, आज हम शुरू करते हैं एशिया का और बेसिक एशिया का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि किस तरीके से एशिया की जो बाउंड्री वगैरह हैं जो यूरोप से और अफ्रीका से अलग होती हैं उसको हम देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी बेसिक कंट्रीज पाई जाती हैं, किन किन पार्ट्स में पाई जाती हैं, उन कंट्रीज में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उनको भी हमको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एशिया की बात करते हैं जो हमारा सबसे बड़ा कंटिनेंट भी है अगर हम कहें तो। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और इन सब में हम बात करने जा रहे हैं एशिया की, जिसमें हमको टोटल 48 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं 49 बोल दिया जाता है, बट ओवरऑल हमको 48 ही माना जाता है। ठीक है, 48 कंट्रीज में चाइना, इंडिया का, रशिया का, अगर हम मेजर कंट्रीज जो हम कहते हैं, कई सारी कंट्रियां जो आजकल चर्चा में हैं। रशिया का यूक्रेन से विवाद रहता है, चाइना का इंडिया से विवाद रहता है, पाकिस्तान तो अलग ही कहानी में रहता है, अफगानिस्तान पर इराक तालिबान ने कब्जा कर रखा है। तो बहुत सारा एक डिस्टर्ब एरिया है जो हमारा कुवैत, इराक, ईरान का एरिया है, वहां पर हमेशा अमेरिका की नज़र बनी रहती है। तो कह सकते हैं कि चर्चा में तो रहने वाला एशिया हमेशा ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। अगर हम एरिया वाइज सभी कंटिनेंट्स को देखते हैं तो हम जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पर हमारा अफ्रीका आता है, थर्ड पे नॉर्थ, फिर साउथ, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। तो आप ये क्रम भी याद रखिएगा, क्या पता कहीं पे पूछ लिया जाए। खैर, पहला और लास्ट तो आप याद ही रखिएगा। ना सिर्फ एरिया वाइज बल्कि पॉपुलेशन वाइज भी एशिया सबसे बड़ा है, जो कि 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। तीन सबसे बड़े यहाँ पे देश देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के हिसाब से अगर देश देखा जाए। चाइना तो है ही, सेकंड नंबर पे इंडिया है, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया है। तो चार बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर हैं, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% एरिया इस एरिया में निवास करते हैं, एशिया में निवास करते हैं। और इस एरिया का अगर हम कहें एरिया वाइज कंटिनेंट में कहें तो एरिया वाइज भी ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया का किस तरीके से बाउंड्री शेयरिंग होता है यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं, हमको अगर एक्चुअल में समझना है तो हमको मैप को देखना होगा। आप अपने साथ एटलस अगर रखेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो अपने साथ मैप रखिए, जिससे मैप में आप बनाते समय चलें। और अगर मैप नहीं है तो अपने साथ नोट्स बनाने के लिए कॉपी, रजिस्टर, पेन वगैरह रखें, जिसमें हाथ से आप अपने रफ डायग्राम बनाते हुए चले, इससे आपको समझ में आता जाए। तो चलिए सीमाओं की बात करते हैं। देखिए, जब हम यूरोप का अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना, रशिया में हमको यूराल माउंटेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो यूराल माउंटेन है ये हमारा एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री का काम भी करता है। यूरोप, एशिया, रशिया में जानते हैं एशिया में भी देखने को मिलता है, यूरोप में भी देखने को मिलता है। तो यूराल माउंटेन क्या है, एक बाउंड्री का काम कर रहा है, किसके किसके बीच में, एशिया के बीच में और यूरोप के बीच में। ब्लैक सी की बात करते हैं, जहाँ पे यूरोप की काफ़ी नदियों को गिरते हुए हमने देखा था, और कैस्पियन सी की। तो ये भी देखिए, इधर में हमारा यूरोप है, इधर में हमारा एशिया है। तो यूरोप और एशिया के बीच में डिवाइडिंग, क्या डिवाइडर का काम ये भी कर रहे हैं, विभाजक का कार्य। तो ये भी क्या है, एक तरीके से सीमा बना रही, किसके किसके बीच में, भारत, एशिया और यूरोप के बीच में। तो तीन कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा यूराल माउंटेन हो गया, यूराल पर्वत, सेकंड हमारा कैस्पियन सी, और थर्ड हमारा ब्लैक सी, काला सागर। यहीं पर हमको काकाकस माउंटेन, काकाकस पर्वत भी देखने को मिलता है। वो भी क्या कर रहा है, हमको यूराल और एशिया को, मतलब यूरोप और एशिया को डिवाइड कर रहा है। तो चौथा हमारा डिवीजन कौन कर रहा है, काकाकस माउंटेन। ठीक है, अब चार ये हुए। उसके अलावा ये पोर्शन जो टर्की का आप देख रहे हैं, ये टर्की आप देख रहे हैं, टर्की भी हमारा क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट इसका जाता है यूरोप में और एक पार्ट आता है हमारा एशिया में।
यूरोप और एशिया का जो पार्ट है ये टर्की का, ये बॉस्फोरस जल संधि से अलग होता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट से अलग होता है। और ये अगर टर्की यूरोप को, टर्की एशिया को ये स्ट्रेट अलग कर रही है, तो इसका मतलब यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री भी तो बना दे रही ना। तो पांचवा हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट भी हो जाता है, जो क्या करती है, यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री का कार्य कर रही होती है। तो इस तरीके से 5 हमको देखने को मिलते हैं। यूराल माउंटेन, ये हमारा यूराल माउंटेन का क्षेत्र हो गया, जहां से यूराल नदी भी हम निकलते हुए देखे थे, एशिया और यूरोप को अलग कर रही है। कैस्पियन सी, जो हमारा क्या हो रही है, कैस्पियन सी भी हमको यूरोप और एशिया को अलग कर रही है। ब्लैक सी यूरोप और एशिया को अलग कर रही है। कॉकेसस माउंटेन, ये भी यूरोप और एशिया को अलग कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बाउंड्री को बनाते हुए देखते हैं, यूराल, कॉकेसस, कैस्पियन, ब्लैक सी। नेक्स्ट हमारा था ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, टर्की का ये यूरोप वाला पार्ट है और टर्की का ये एशिया वाला पार्ट है। यहाँ पे हमारा ब्लैक सी है और यहाँ पे हमारा सी ऑफ मरमरा है। ये हमने यूरोप करते समय भी देखा था वर्ल्ड मैप पे। तो अगर हम स्ट्रेट की बात करते हैं, जल संधि की बात करते हैं, तो जल संधि किसको कहते हैं, यदि ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और लैंड मास को डिवाइड करे, मतलब अलग करे, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को ये स्ट्रेट क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और लैंड मास टर्की इराक, टर्की एशिया और टर्की यूरोप को अलग कर रही है। तो दो लैंड मास को अलग किया और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट किया, और यही यहाँ पर एक तरीके से बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, बॉस्फोरस स्ट्रेट हमारा ये क्या कर दे रहा है, ये हमारा बाउंड्री का काम कर रहा है यूरोप और एशिया के बीच में। एक सी को अगर आपसे कोई कह दे जल संधि या स्ट्रेट किसको कहते हैं, तो एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी को जो कनेक्ट कर दे, ज्वाइन करे, और एक लैंड मास को दूसरे लैंड मास से जो सेपरेट करे, अलग करे। ठीक है, तो वो हमारी जल संधि या स्ट्रेट कही जाती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम वर्ल्ड मैप पे हमने पहले ही इसको देख लिया था, ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर में सी ऑफ एजोव है, नीचे सी ऑफ मरमरा है, उसके नीचे एगियन सी है। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने कवर कर रखी हैं जब हमने यूरोप का चैप्टर किया था। ठीक है, ये आप वही देख पा रहे हैं कि ये जैसे ब्लैक सी का पोर्शन है, यहाँ पर हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलता है, जो टर्की यूरोप और टर्की एशिया को अलग कर रहा होता है। पार्ट ऑफ टर्की इन यूरोप, पार्ट ऑफ टर्की इन एशिया। ठीक है, और इस तरह से ये सी ऑफ मरमरा को और उसको ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। ये तो बात हो गई किसके, यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री की। यूरोप और अफ्रीका की बात कर लेते हैं। ये पोर्शन हमारा देखिए अफ्रीका का, और ये हमारा एशिया का, सऊदी अरब वगैरह में। ये बीच में हमको मिल रहा है रेड सी। तो रेड सी अफ्रीका को और इसके बीच में अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा गल्फ ऑफ एडन है, और इस गल्फ ऑफ एडन को और गल्फ रेड सी को जोड़ते हुए भी एक जल संधि है, जो इस पार्ट को और इस पार्ट को तो अलग कर रहा है लैंड मास से, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। और ये भी क्या कार्य कर, इसको बाब अल मंदेब संधि कहते हैं। ठीक है, बाब अल मंदेब संधि भी क्या कह रही है, जब जिब्राल्टर तो हम लोग वहां पे यूरोप में देखे थे, बाब अल मंदेब संधि जो है ये क्या कर रही है, अफ्रीका के जिबूती को एशिया के यमन से अलग करती है, और रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है। तो ये बाब अल मंदेब क्या कर दे रही है, बाब अल मंदेब जो हमने अभी जिब्राल्टर की बात की, वो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही थी, एशिया को नहीं। वहां पे हमने मेडिटेरियन सी के पास में उसको देखा था, वहां से स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। चलिए ठीक है, उसको आप नोट मत करिएगा, अगर कर लिया है तो काट के इसको फिर से कर दीजिएगा कि बाब अल मंदेब संधि है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। और बाब अल मंदेब की बात करें किसको किसको कनेक्ट कर रही है, तो रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को, एशिया के यमन के पार्ट को एशिया के अफ्रीका के जिबूती पार्ट से अलग करती है। तो एक तरीके से ये अफ्रीका के बीच में और किसके बीच में, एशिया के बीच में बाउंड्री का कार्य कर रही होती है, और अपने आप में ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ठीक। उसके अलावा इसी रेड सी से यहाँ पर आपको स्वेज कैनाल भी देखने को मिलता है, जो कनेक्ट कर रही है किसको, मेडिटेरियन सी से और रेड सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और ये भी क्या कर रही है, ये स्वेज कैनाल भी एक तरह से बाउंड्री बना रही है एशिया और अफ्रीका के बीच में। तो ये पूरे पोर्शन जो हमारे वो मिल जाते हैं वो क्या हैं, ये एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री को बनाते हुए पोर्शन हमारे मिलते हैं। बास्फोरस हमारा एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है, बाब अलमंदेब हमारा एशिया और अफ्रीका को अलग कर रहा है। ठीक है, जैसे जिब्राल्टर का भी नाम ले लिया था, वो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रेड सी, ये हमारा ये हो गया पोर्शन गल्फ ऑफ एडन का, यहीं पर हमको बाब अल मंदेब स्ट्रेट देखने को मिलता है। ये हमारा यहीं पर सुएज कैनाल देखने को मिलता है, जो मेडिटेरियन सी और अलग जोड़ के इसको रहा होता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको देखने को मिलते हैं। और रेड सी से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंकर भी पास होती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, ये बाब अल मंदेब संधि यमन और जिबूती को कर रही है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम कहें, ये बाउंड्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नॉर्थ अमेरिका से भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर सुएज नहर ऑलरेडी हमने देख लिया है। रशिया एशिया में, यूरोप में है, तो रशिया का वाला जो पार्ट एशिया में है वो नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। कैसे होता है, चुक्ची सागर जो है, चुक्ची सी और बेरिंग सी, इन दोनों को कनेक्ट करते हुई एक बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। और ये बेरिंग जल संधि क्या डिवाइड करती है, रशिया यानी एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। तो एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में डिवाइड करने का काम कौन करता है, बेरिंग जल संधि करती है। ठीक है, अब एशिया को हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे भारत की आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का एक फायदा यही होता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझ सकते हैं। आप इंडिया की लुक ईस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी को पढ़ते हैं ना, तो अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, तो अगर आप इधर में जा रहे हैं, लुक ईस्ट में जा रहे हैं, तो मतलब आप इन कंट्रीज को देखना चाह रहे हैं ना। ठीक है, लुक वेस्ट में जा रहे हैं तो आप इन कंट्रीज को देखना चाह रहे हैं ना। तो आपको ये तो पता होना चाहिए इन कंट्रीज का क्या कल्चर है, क्या नहीं है, कौन कौन से देश हैं, इधर कौन कौन से देश हैं, इनका क्या कल्चर है, उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज को डेवलप करेंगे। तो इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी रोल आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ एशिया का पार्ट हमारा ये हो गया, ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया। और इन अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंट्रीज पाई जाती हैं। तो हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे, किस किस पार्ट में, साउथ ईस्ट में, वेस्ट में, ईस्टर्न में, सेंट्रल में, नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रही हुई, दिल्ली में बैठक भी हुई थी। ठीक है, तो क्यों बैठक हुई थी, वो सब तो इंटरनेशनल रिलेशन में ही आता है, क्योंकि यहीं पर लगा हुआ अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान पर नियंत्रण किसका हो गया है, तालिबान का। और तालिबान को फिर इनको भी खतरा कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखेंगे। और नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।